सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पटाउंड स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो कॉम्पटाउंड स्कैटरिंग क्या है? कॉम्पटाउंड स्कैटरिंग जैसे बहुत सारे के स्कैटरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कॉम्पटाउंड एक तरह का इनइलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस होने का मतलब क्या है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस होने का मतलब है कि इस केस में जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा वो अपना एनर्जी लूज करता है। और एनर्जी लूज करने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी खो जाता है, एनर्जी वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो कॉम्पटाउंड स्कैटरिंग में बेसिकली किन किन पार्टिकल के बीच में कॉलिशंस होते हैं? वो है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। तो क्या होता है कि एक फोटॉन जब इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रेस्ट कंडीशन पे मानते हैं, और एक फोटॉन इन आते रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को जाके हीट करेगा। ठीक है, अब इसमें ये फिनोमेना एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। बहुत बारीकों से इसको समझना होगा कि इस केस में जब फोटोन आ रहा है तो फोटोन के पास एक एनर्जी होता है। तो ऑब्वियसली वो उस इलेक्ट्रॉन वो फोटोन को क्या करता है, पहले एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में तो स्टेबल नहीं रह सकता। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से रेस्ट कंडीशन पे आता है, मतलब अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ फोटोन को स्कैटर करता है, और वो खुद कुछ मोमेंटा को लेके रिकॉइल हो जाता है। तो इसी यही हो रहा है कि फोटोन आ रहा है, एक्सरे सोर्स से हमारे पास एक फोटोन है, हमारे पास एक रेस्ट कंडीशन पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को मान रहे हैं, और वो जाके हीट कर रहा है। और दूसरे तरफ एक स्कैटर फोटोन हमको मिल रहा है, जहाँ जिसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी दोनों अलग है। यही जो है, यही जो अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली क्या होता है, एक शिफ्ट आता है वेवलेंथ पे। वो जो शिफ्ट ही है उसको ही हम लोग कॉम्पटाउंड शिफ्ट बोलते हैं। तो ये कंप्लीटली पार्टिकल थियरी है। ठीक है, हम लोग इसमें कोई वेव थ्योरी कंसेप्ट, मतलब वेव का कोई कंसेप्ट नहीं कि हम लोग वेव के मतलब फोटोन को हम लोग वेव के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं। इसमें हम लोग फोटोन को पार्टिकल के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। फिर कोलिशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच। और जो थर्ड है एक्सरे इंसिडेंट ऑन ग्राफाइट, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली इस कॉम्पटाउंड इफेक्ट को देखना चाहे तो हम लोग के पास एक एक्सरे सोर्स होनी चाहिए और एक ग्राफाइट टारगेट होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन ऑफ एनर्जी ऑफ स्कैटर फोटोन। ये हमेशा ऑब्जर्व किया गया है कि जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन रहता है वो मतलब स्कैटर फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से बहुत कम होता है। और दूसरा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लेस देन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर फोटोन। मतलब वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ है वो स्कैटर फोटोन से कम होता है। कम क्योंकि एनर्जी उसका ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियसली वो कम होगा। तो ये जस्ट रिलेशन है जो कि एक आउटकम है इस स्कैटरिंग प्रोसेस का। अब हम लोग कैलकुलेशन पे चले आते हैं कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पटाउंड शिफ्ट हम लोग पहले कैलकुलेट करें, तो पहले हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। हमेशा हम लोग याद रखते हैं, जब भी हम लोग कॉलिशंस की कोई भी थियरी हो, जब हम लोग उसको पार्टिकल्स वाइज ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोग के पास दो ही उपाय रहता है सॉल्व करने का, मतलब आउटकम निकालने का। वो तो एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये दोनों जो है ये उसमें हमेशा ही सिस्टम में वैलिड कर। मैंने बोला कि एनर्जी लूज करता है, पर कौन सी एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। पर टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम का कंजर्व ही रहता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं करेगा तो कॉलिशन का कोई मतलब ही नहीं। एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया हमारा इनिशियल, और एच न्यू प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर ये हो गया हमारा जो आफ्टर कॉलिशन। ठीक है, इसमें एम सी स्क्वायर जो एम है ना, एम मास जो है ये रेस्ट मास नहीं है, ये डायनामिक मास है। मतलब ये मास जो है रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट का मास है ना। तो ये कैसे रिलेट होता है, गामा एम नॉट उस ऑब्जेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एम सी स्क्वायर, हम लोग इधर से निकाल लेंगे जो इस फॉर्म में आ रहा है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब उसके बाद फिर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए मोमेंटम दो डायरेक्शन के ऊपर उसके कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे हम लोग एंगल बना रहे हैं ना, जैसे फोटोन एंगल बना रहा है फाई, और जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है वो थीटा बना रहा है एक्स डायरेक्शन से। तो ऑब्वियसली दोनों का कंपोनेंट दो बराबर एक्स डायरेक्शन बराबर हम लोग को मिल जा रहा है ये एच न्यू बाई सी इक्वल टू एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस फाई प्लस एम बी कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन पे मिल जा रहा है एम बी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू प्राइम साइन फाई। ओके,
अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहला सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हम लोग का इक्वेशन मिला है, ये 2 और 3, ये इक्वेशन और 3 इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके ऐड करने के बाद हम लोग के पास एक रिजल्ट आएगा, वो है ये एच स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू प्राइम कॉस 5। ये आंसर आएगा 4 नंबर। अब हम लोग 1 स्क्वायर, जो हम लोग का पहला जो एनर्जी कंजर्वेशन से मिला था, ये वाला इक्वेशन, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वही गेट, मतलब 1 स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 5 ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा 5 नंबर वाला। अब उस दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दे, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो इम्पोर्टेंट है, 1/न्यू प्राइम माइनस 1/न्यू, मतलब दोनों के जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों के फ्रीक्वेंसी के एक डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है, इक्वल टू एच एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5। 5 के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि स्कैटर्ड फोटोन की स्कैटर्ड एंगल है। ठीक है, अब हम लोग ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, जो मेन हम लोग का टारगेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या मिल गया, ये वाला इक्वेशन है ना, न्यू माइनस न्यू प्राइम बाई न्यू न्यू प्राइम इक्वल टू एच एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। कॉस 5 क्या है, 5 है स्कैटर्ड एंगल, स्कैटर्ड फोटोन के जो स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो अब जो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे ना, क्योंकि वेवलेंथ ही मेन, जो हम लोग कॉम्पटाउन शिफ्ट वेवलेंथ के कंटेक्स्ट पे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको न्यू को वेवलेंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो अगर हम लोग लैम्डा में चेंज कर लिए तो हम लोग को क्या फाइनली मिल जा रहा है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। लैम्डा प्राइम क्या है, जो शिफ्टेड वेवलेंथ है, और लैम्डा है जो इनिशियल वेवलेंथ है। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो डेल्टा लैम्डा, जो कि कंपाउंड शिफ्ट कहलाता है। इसके वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, ए लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 5, और लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या है, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लैम्डा डेल्टा लैम्डा, यानी कि कॉम्पटाउन शिफ्ट की वैल्यू। अब हम लोग कुछ केस स्टडी करते हैं कि मतलब स्कैटरिंग एंगल कैसे होने पे हम लोग को शिफ्ट, मतलब जो कॉम्पटाउन शिफ्ट है वो क्या मिल रहा है। अगर फाई इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉस फाई क्या है, कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब कोई स्कैटरिंग नहीं होगा उस केस में, जिस केस में हम लोग को स्कैटरिंग एंगल 0 मिल रहा है, मतलब वो सीधा निकल जा रहा है। ओके, अब दूसरा केस 2 क्या है, फाई इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो वहां पे 1 इंटू लैम्डा नॉट, उसका मतलब लैम्डा शिफ्ट, मतलब कॉम्पटाउन शिफ्ट के वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा नॉट के बराबर, मतलब 0.0242 एंगस्ट्रॉम, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। और केस 3 क्या है, जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब जाएगा फिर घूम के वापस आएगा, तो मतलब टोटल फुल 180 डिग्री स्कैटरिंग जब होगा, जब बैक करेगा, उस केस में हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, ये हो गया मैक्सिमम कॉम्पटाउन शिफ्ट, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्पटाउन शिफ्ट नहीं मिलेगा। उसका वैल्यू है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये हो गया तीनों केस अलग अलग। जब 5 होगा क्या होगा, 590 डिग्री जब होगा तो, और 180 डिग्री जब होगा तो क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशंस में प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग तो फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन के बारे में काफ़ी जान लिए कि वेवलेंथ शिफ्ट कैसा होगा, और वहाँ से हम लोग उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि इक्वल टू एच न्यू सा फोटोन की एनर्जी हम लोग सब जानते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो है जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी केस को स्टडी करना। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो पहला हम लोग को स्टडी करना है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, मतलब हम लोग को अब काइनेटिक एनर्जी उसके कितने कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग स्कैट रेस्ट में माने तो काइनेटिक एनर्जी वो तो गेन करेगा, तो वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, और उसमें से क्या क्या केसेस निकल सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग नेचुरली क्यों कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर, जो कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, वो उस दोनों के मतलब फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है और जो स्कैटर फोटोन, इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो वही एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, और हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होता है, स्कैटर्ड फोटोन का कम। तो अब हम लोग वही कैलकुलेट करके काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे
अगर हम लोग कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट जस्टिफाई की, क्योंकि वहाँ पे ये टर्म आ रहा था एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि हम लोग अल्फा कह दिए, और लैम्डा नॉट तो हम लोग पहले ही देखे थे, ठीक है, जो कॉम्पटाउन शिफ्ट में था एक कांस्टेंट। अब ये जो है कॉम्पटाउन स्कैटरिंग कांस्टेंट, अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया फाइनल एक्सप्रेशन आफ्टर कैलकुलेशंस, वो है एच न्यू अल्फा इंटू वन माइनस कॉस फाइव और वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस कॉस फाइव। ओके, अब हम लोग को जो केस मिलता है, जो हम लोग पहले में भी केस स्टडी किए, वो है फाइव जीरो 90 डिग्री और 180 डिग्री में। मतलब जब हम लोग को स्कैटर्ड फोटोन 0 डिग्री में मिल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है जीरो रिकॉयल का, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन रिकॉयल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ही नहीं हो रहा है। अब अगर फाइव इक्वल टू 90 डिग्री है, उस केस में क्या हम लोग को एक काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉस फाइव 90 है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा और वहां पे वन रह जाएगा, तो एच न्यू अल्फा बाई वन प्लस अल्फा। अब फाइव इक्वल टू 180 डिग्री में जो मिल रहा है, क्योंकि फाइव टू 180 डिग्री क्या है, वो स्कैटरिंग मैक्सिमम केस है ना, मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगा, मतलब रिकॉयल इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जो कि 2h न्यू अल्फा बाई वन प्लस टू अल्फा के बराबर होगा। ये रहा तीन केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है, उसको कैसे मिल रहा है, और ये रहा एक्सप्रेशन जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए कि रिकॉयल इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल, क्योंकि हम लोग उसकी एनर्जी तो निकाल लिया, अब हम लोग देखेंगे कि वो कितने, जैसे थीटा वहां पे है ना, तो वो कैसे एंगल उसका डिपेंड कर रहा है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल, मतलब रिकॉयल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को थीटा फाइंड करना है, मतलब थीटा कैसा होगा, क्योंकि फाई मतलब देखेंगे हम लोग कि फाई के साथ थीटा का क्या डिपेंडेंसी, क्योंकि फाई जैसे मिलेगा स्कैटरिंग एंगल, एक तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री में। तो प्रीवियसली हम लोग को क्या हुआ था, जो हम लोग पहले कैलकुलेशन किए थे, तो उसमें हम लोग दो टर्म फाइंड किए थे, एम बी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू प्राइम साइन फाइव, और एम बी सी कॉस थीटा इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस फाइव। सो अब हम लोग को क्या करना है, 1/2 करना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन फाइव बाई न्यू प्राइम माइनस कॉस फाइव हो जाएगा। अब वहाँ पे न्यू माइनस न्यू प्राइम को हम लोग कुछ देर पहले फाइंड किए कि वन प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव, एच न्यू को हम लोग क्या लिए थे, ये वाला पोर्शन को अल्फा लिए थे, कांस्टेंट पोर्शन को। तो अब हम लोग को अगर वैसे टर्म में लिखे तो अल्टीमेटली क्या मिल जा रहा है, कॉट फाइव बाई टू, साइन फाइव को हम लोग लिख सकते हैं कि टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू। ओके, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉस टू थीटा ऐसा ना, तो वन माइनस कॉस फाइव को हम लोग फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर फाइव बाई टू के फॉर्म में, तो वहाँ पे कॉस बाई साइन आ जाएगा, तो कॉट फाइव बाई टू हो जाएगा, वन प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि अल्फा है, तो वन प्लस अल्फा, तो कॉट फाइव बाई टू इक्वल टू वन प्लस अल्फा टेन थीटा, मतलब फाइव बाई टू और थीटा में हम लोग को एक फाइव और थीटा में हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। अब जो है, जो मेन है केस स्टडी, जो फाइव इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, जो पहले भी दो केसेस में हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं कि स्कैटरिंग एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो थीटा क्या हो जा रहा है, पाई बाई टू, मतलब अगर स्कैटरिंग एंगल जीरो हुआ, मतलब जीरो स्कैटरिंग हुआ, तो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो पाई बाई टू डायरेक्शन, मतलब उसकी पोजीशन से वो बिल्कुल 90 डिग्री में मूव कर सकता है। और देन फाइव इक्वल टू 90 डिग्री, अगर फाइव 90 डिग्री हुआ तो टेन थीटा का वैल्यू मिल रहा है, कौन एक वैल्यू जो अल्फा के ऊपर डिपेंड कर जा रहा है कि वन बाई वन प्लस अल्फा। और जो केस थ्री है वो है फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, जिस केस में क्या हो जा रहा है, थीटा हम लोग को मिल जा रहा है 0 डिग्री, मतलब कॉट फाइव बाई टू जीरो है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन रिकॉयल नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर है तो वो टकरा के चला गया, इलेक्ट्रॉन का कोई रिकॉयल नहीं हुआ इस केस में, मतलब किसी एंगल पे रिकॉयल नहीं हुआ, मतलब थीटा 0 डिग्री, मतलब वो रिकॉयल होगा, मतलब रिकॉयल होगा बस उसकी एंगल किसी एंगल में नहीं होगा, वो जिस लाइन में है उस लाइन बराबर वो रिकॉयल हो जाएगा। और पाई बाई टू में मतलब कि वो जिस लाइन पे है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे वो रिकॉयल करेगा, ठीक है। ये हो गया तीन केसेस, तो हम लोग कॉम्पटाउन इफेक्ट को इसी एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक्स में, तो अभी के लिए बाय। ओके।